जब सत्ता और पैसे के नशे में चूर उस घमंडी दुल्हन ने मेरी एक गरीब कर्मचारी को कीड़े मकोड़े की तरह जलील किया तो उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस आग से खेल रही है। वह मुझे सिर्फ एक मामूली नौकर समझकर धमकियां दे रही थी और मेरा कायर पूर्व प्रेमी वहां खड़ा तमाशा देख रहा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस होटल को उन्होंने अपनी जागीर समझ रखा है उसकी असली मालकिन मैं ही हूं। और जब मैंने अपने तरीके से उनका घमंड तोड़ा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बारिश की पहली बूंदें उस सुबह खिड़की के शीशे पर ऐसे टकरा रही थीं जैसे अतीत का कोई बहुत पुराना पन्ना धीरे धीरे पलट रहा हो। गोवा की हवा में समंदर के नमक की महक घुली हुई थी और मेरे होटल की भव्य लॉबी में मोगरे की शांत सुगंध तैर रही थी। मैं अपने स्वागत कक्ष के पीछे बने छोटे से कार्यालय की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। सामने मुख्य द्वार पर एक के बाद एक 3 महंगी और चमचमाती गाड़ियां आकर रुकीं, जिनका गुरूर उनके पहियों की आवाज से ही छलक रहा था। अभी सुबह के 8 भी नहीं बजे थे, लेकिन मेरे कर्मचारियों के चेहरों पर वह भारी दबाव साफ दिखाई देने लगा था जो किसी बड़े आयोजन से पहले अक्सर आ जाता है। यह वह दबाव था जो इंसान के चेहरे पर मुस्कान भी एक वर्दी की तरह पहना देता है। तभी मेरी आयोजन प्रबंधक श्रेया हाथ में एक मोटी, चमकदार और बेहद महंगी फाइल लिए अंदर दाखिल हुई। उसकी आंखों के नीचे थकान की हल्की लकीरें थीं, लेकिन आवाज में वही पेशेवर स्थिरता थी। मैडम, यह रहा 3 दिन के आयोजन का पूरा विवरण। सारे कमरे, लॉन और समुद्र किनारे का पूरा हिस्सा आरक्षित कर लिया गया है। मैंने शांत भाव से वह फाइल खोली और पहली ही नजर में जो नाम मेरे सामने उभरा उसने मेरे सीने में एक ठंडी सिहरन पैदा कर दी। आयोजन किसी बड़ी व्यापारिक संस्था के नाम पर था, लेकिन पन्ने पलटते ही हल्दी, मेहंदी और फेरों की जानकारी स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। अग्रिम राशि का पूरा भुगतान आ चुका है, लेकिन हस्ताक्षर किसी कबीर खन्ना के हैं जो खुद को बहुत बद्धा अधिकारी बताता है। श्रेया ने धीमी आवाज में आगे कहा। उसने एक पल का विराम लिया और फिर घबराते हुए बोली, मैडम, एक बात और है। दूल्हे का नाम राघव मेहरा है। मेरे हाथ में पकड़ी चाय की प्याली एक पल के लिए हवा में ही रुक गई। कप के किनारे से भाप उठ रही थी, लेकिन मेरे भीतर सब कुछ बर्फ की तरह जम गया। राघव मेहरा, यह कोई साधारण नाम नहीं था। यह मेरे उस अतीत का नाम था जिसे मैंने बहुत पहले किसी गहरे घाव की तरह बांधकर पीछे छोड़ दिया था। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और धीरे से फाइल का दूसरा पन्ना पलटा, जहां दुल्हन का नाम लिखा था। दुल्हन का नाम था आशना कपूर, दिल्ली के सबसे रसूखदार और सत्ताधारी परिवारों में से एक, जिनके नाम के आगे हमेशा ताकत और पैसे का अहंकार जुड़ा रहता है। श्रेया मेरी आंखों में छिपे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कर्मचारी अक्सर हवा के रुख से भांप लेते हैं कि उनका मालिक खुश है या नहीं। आयोजन कब है? मैंने बिना पलक झपकाए पूछा। 15 दिन बाद मैडम, श्रेया ने उत्तर दिया। उन्होंने पूरे होटल को 3 दिन के लिए आरक्षित किया है, लेकिन उनकी एक सख्त शर्त है कि होटल का मालिक उनके सामने नहीं आना चाहिए। वे चाहते हैं कि सारा काम केवल संचालन टीम ही संभाले। मैंने फाइल बंद कर दी और मेरे होठों पर एक बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक मुस्कान आ गई। ठीक है, मालिक उनके सामने नहीं आएगा, मैंने अत्यंत ठंडे स्वर में कहा। श्रेया ने राहत की सांस ली, जैसे किसी बड़े तूफान को टाल दिया हो, और उसने पूछा कि क्या हम आगे की तैयारी शुरू करें। मैंने खिड़की के बाहर देखा, जहां आसमान में घने काले बादल छा रहे थे और समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं। सब कुछ वैसा ही था जैसा हर बड़े आयोजन से पहले होता है। बस फर्क इतना था कि आज मेरे होटल में मेरा अपना अतीत ठहरने आ रहा था। तैयारी शुरू करो, मैंने श्रेया की ओर देखकर स्पष्ट शब्दों में कहा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, इस शादी में मेरे कर्मचारियों का सम्मान मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए आगे कहा, यदि कोई भी मेहमान किसी भी कर्मचारी के साथ जरा सी भी बदतमीजी करे तो मुझे तुरंत सूचित किया जाए। श्रेया ने हिचकिचाते हुए कहा, पर मैडम, आप तो जानती हैं कि ये लोग कितने ऊंचे रसूख वाले हैं। मैंने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, ऊंचा रसूख होना उन्हें सुख सुविधाएं दे सकता है, लेकिन किसी का अपमान करने का अधिकार हरगिज नहीं दे सकता। वह सिर हिलाकर वहां से चली गई
और मैंने अपनी दराज से होटल के नियमों वाली वह पुरानी फाइल निकाली जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उस फाइल में साफ शब्दों में लिखा था कि यदि कोई भी मेहमान सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है या कर्मचारियों को प्रताड़ित करता है, तो प्रबंधन बिना कोई पैसा लौटाए आयोजन को तुरंत रद्द कर सकता है। यही नियम मेरे कर्मचारियों की ढाल थी और अब यही मेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। उस दिन के बाद पूरे होटल में शादी की तैयारियां जोरों पर शुरू हो गईं। मैंने तय कर लिया था कि मैं उनके सामने अपने होटल की मालकिन बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण कर्मचारी बनकर ही रहूंगी। मैंने महंगे कपड़े और आभूषण त्याग दिए, बालों को साधारण तरीके से बांध लिया और एक सामान्य प्रबंधक की वेशभूषा अपना ली। मैं कोई भी ऐसा संकेत नहीं देना चाहती थी जिससे उन्हें पता चले कि इस पूरी संपत्ति की मालकिन मैं ही हूं। मैंने यह सब किसी डर से नहीं किया था, बल्कि मैं अपनी आंखों से वह सच्चाई देखना चाहती थी कि जब लोगों को लगता है कि सामने वाले के पास कोई शक्ति या अधिकार नहीं है, तब उनका असली चरित्र कितना घिनौना हो सकता है। शादी से ठीक 7 दिन पहले दोपहर की चिलचिलाती धूप में वह घमंडी दुल्हन आशना कपूर पहली बार मेरे होटल में कदम रखती है। मैं अपने कर्मचारियों के साथ समुद्र किनारे वाले हिस्से में खड़ी थी। मेरे हाथ में एक साधारण सी क्लिपबोर्ड थी और मेरी उपस्थिति वहां केवल एक नौकर जैसी थी। सफेद रंग की एक बेहद लंबी और महंगी कार आकर रुकी और उसमें से आशना कपूर बाहर उतरी। उसने आंखों से काला चश्मा हटाया और पूरे होटल को इस तरह घृणा भरी नजरों से देखा जैसे वह कोई शानदार इमारत नहीं, बल्कि बाजार में बिकने वाली कोई तुच्छ वस्तु हो। उसके ठीक पीछे 3-4 लड़कियां और कबीर खन्ना चल रहे थे और फिर कार से वह शख्स बाहर निकला। राघव मेहरा। वही कद, वही चाल, लेकिन अब उसके चेहरे पर वह बेशर्म आत्मविश्वास था जो मुफ्त में मिली सत्ता और दौलत के साथ आता है। उसकी नजर आसपास घूमते हुए मुझ पर आकर टिक गई। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया है। उसकी आंखों में एक पल के लिए झिझक नजर आई, लेकिन फिर उसने तुरंत ऐसे मुंह फेर लिया जैसे वह मुझे जानता ही न हो। आशना मेरी प्रबंधक श्रेया के पास गई और अत्यंत अभिमानी स्वर में बोली, मेरा नाम आशना है और मुझे हर एक चीज बिल्कुल उत्तम चाहिए। पैसे की कोई परवाह मत करना, समझी तुम? श्रेया ने बहुत ही विनम्रता से सिर झुकाकर हामी भरी। तभी आशना की नजर मेरे उन गरीब कर्मचारियों पर पड़ी जो पसीने से लथपथ होकर सजावट का भारी सामान उठा रहे थे। ये मजदूर लोग यहाँ जूते पहनकर क्यों घूम रहे हैं? मेरे साफ फर्श पर इनके गंदे जूतों के निशान पड़ जाएंगे। आशना ने नफरत भरे स्वर में कहा। एक कर्मचारी ने डरते हुए कांपती आवाज में जवाब दिया, मैडम, यह सेवा मार्ग है, हम यहीं से। आशना ने चीखते हुए उसकी बात काट दी। अपनी जुबान बंद रखो, मुझे सफाई मत दो, जो कहा गया है बस वही करो। उसके बोलने के तरीके में कोई जोर जबरदस्ती वाली चिल्लाहट नहीं थी, बल्कि वह धीमा जहर था जो किसी भी इंसान के आत्मसम्मान को भीतर तक गला देता है। मैंने अपनी क्लिपबोर्ड पर कुछ लिखा और उसी पल मैंने तय कर लिया कि मैं इस लड़ाई में भावनाओं से नहीं, बल्कि नियमों से वार करूंगी। वह पूरे होटल का मुआयना करती हुई आगे बढ़ी और हर जगह अपनी अमीरी का घिनौना प्रदर्शन करती रही। कर्मचारियों के खाने की महक मेहमानों तक नहीं आनी चाहिए। मुझे इन लोगों के आसपास होने से घुटन होती है, उसने आदेश देते हुए कहा। यह केवल उसकी पसंद नहीं थी, यह वह लक्ष्मण रेखा थी जो वह बार बार खींच रही थी, यह बताने के लिए कि हम नौकर हैं और वह मालिक। मैं खामोश रही क्योंकि मैं उसे रोकना नहीं चाहती थी। मैं उसे अपनी नीचता की सारी हदें पार करने देना चाहती थी। और फिर वह क्षण आया जब उसने मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की। वह अचानक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे ऊपर से नीचे तक हिकारत भरी नजरों से देखकर बोली, सुनो तुम कौन हो? मैंने बिना पलक झपकाए बेहद स्थिर और शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं यहां का संपूर्ण संचालन देखती हूं। आशना ने एक व्यंग्यात्मक और चुभने वाली हंसी हंसते हुए कहा, संचालन? ठीक है, तो अपने इन छोटे लोगों को समझा देना कि यह एक बहुत बड़े अधिकारी की शादी है। वह मेरे और करीब आई और फुसफुसाते हुए जहर उगला, मुझे मेरे आसपास ये लोग दिखाई नहीं देने चाहिए। तुम्हारे कर्मचारी बिल्कुल अदृश्य रहने चाहिए। अदृश्य, इस एक शब्द ने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया।
किसी इंसान को उसके अस्तित्व से ही मिटा देने का यह कैसा अहंकार था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए एक गहरी सांस ली और कहा, कर्मचारी अदृश्य नहीं होते मैडम, वे पेशेवर होते हैं। मेरी यह बात सुनकर आशना भड़क गई और उसने अपनी सहेली की तरफ देखकर कहा, देखा तुमने, ये नौकर कैसे जुबान लड़ा रहे हैं, इनकी यही औकात होती है। मेरे सीने में क्रोध का ज्वालामुखी उबलने लगा, लेकिन मैं रुकी रही। राघव वहां खड़ा था। उसने सब कुछ सुना, उसने मेरा अपमान होते देखा, लेकिन वह कायर एक शब्द भी नहीं बोला। यही असली धोखा होता है। कोई अजनबी आपको चोट पहुंचाए तो आप संभल जाते हैं, लेकिन जब आपका अपना आपको गिरता हुआ देखे और फिर भी खामोश रहे, तो वह खामोशी आपकी आत्मा में दरार डाल देती है। मैंने अपनी नजरें राघव से हटा लीं और आशना की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, आपकी बात नोट कर ली गई है। आशना ने इसे अपनी जीत समझा और घमंड से सिर उठाकर वहां से चली गई। जैसे ही वे लोग गए, श्रेया मेरे पास दौड़ती हुई आई। मैडम, ये लोग बहुत खतरनाक और बदतमीज हैं। क्या हमें यह आयोजन रद्द कर देना चाहिए? मैंने अपनी दराज से नियमों वाली फाइल निकाली और श्रेया के सामने रखते हुए कहा, श्रेया, पैसा हमारी प्राथमिकता नहीं है, हमारा आत्मसम्मान है। मैंने उसे स्पष्ट निर्देश दिए, आज से हर छोटी बड़ी घटना का लिखित विवरण तैयार किया जाएगा, समय, तारीख और गवाह के साथ। हम उन्हें रोकेंगे नहीं, हम बस उनका पाप घड़े में भरेंगे। अगले कुछ दिन किसी बुरे सपने की तरह थे। वह परिवार हर दिन नीचता की नई मिसाल पेश कर रहा था। रात के ठीक 12:11 हो रहे थे जब मुझे स्वागत कक्ष से एक घबराया हुआ संदेश मिला। दुल्हन के परिवार वाले कुछ बड़े बड़े सील किए हुए रहस्यमयी बक्से लेकर आए थे और सुरक्षा कर्मियों को उन्हें जांचने से रोक रहे थे। संदेश में लिखा था कि वे लोग कह रहे हैं, अपने मालिक को बुला लो, हमें कोई नहीं रोक सकता। मैंने तुरंत जवाब भेजा कि मैं खुद वहां आ रही हूं। अगर वे सोच रहे थे कि मैं सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हूं, तो आज रात उन्हें यह समझ में आ जाने वाला था कि एक रक्षक कर्मचारी की ताकत क्या होती है। मैं जैसे ही मुख्य द्वार के पास पहुंची, मुझे आशना की तीखी और चुभने वाली आवाज सुनाई दी, जल्दी करो, ये छोटे लोग इतना समय क्यों बर्बाद करते हैं? बाहर तेज बारिश हो रही थी और फर्श पर जूतों के निशान फैल रहे थे। सुरक्षा प्रभारी मलिक एक तरफ खड़ा था। उसकी आंखों में वह बेबसी थी जो अक्सर तब आती है जब सामने वाले के पैसे की खनक कानून की आवाज को दबाने लगती है। उन सीलबंद बक्सों के पास कबीर खन्ना खड़ा था, जिसकी आंखों में सत्ता का वह गुरूर था, जैसे दुनिया का हर नियम उसके लिए ही झुकता हो। मैं सीधे मलिक के पास गई और बहुत ही सामान्य आवाज में पूछा, क्या समस्या है मलिक? मलिक ने डरते हुए कहा, मैडम, ये बक्से सील हैं और मेहमान कह रहे हैं कि इन्हें बिना किसी जांच के सीधा उनके कमरे में भेजा जाए, लेकिन हमारी नीति के अनुसार हर सामान की जांच अनिवार्य है। आशना ने मेरी तरफ देखा और तुरंत अपनी आवाज ऊंची करते हुए चीखी, कौन सी नीति? यह मेरी शादी है, ये मेरा निजी सामान है, तुम लोग हर बात में तमाशा क्यों खड़ा करते हो? कबीर खन्ना ने अपनी महंगी घड़ी देखते हुए कहा, देखो, हमने तुम्हारी पूरी जगह खरीद ली है, तुम हमारे किसी भी सामान को हाथ नहीं लगा सकती। मैंने अत्यंत शांत लेकिन फौलादी स्वर में कहा, पैसे देने से आपको एकांत मिल सकता है, लेकिन सुरक्षा नियमों को तोड़ने की अनुमति नहीं मिल सकती। नियम सबके लिए एक समान है। आशना ने जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया और जहर उगलते हुए बोली, समान? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और मेरी हैसियत समान है? तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने? उसकी बातें हवा में ऐसे तैर रही थीं जैसे उसने हर गरीब कर्मचारी के माथे पर गुलाम का ठप्पा लगा दिया हो। राघव कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने एक बार फिर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए अपराध बोध झलका, लेकिन वह फिर से खामोश रहा। मैंने अपने भीतर उठ रहे तूफान को चेहरे पर नहीं आने दिया। मलिक, मैंने सख्त आवाज में आदेश दिया, हर एक बक्से का विवरण दर्ज करो। कोई भी सामान बिना जांच के अंदर नहीं जाएगा। यही हमारा अंतिम निर्णय है। आशना गुस्से से अगबबूला हो गई और मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, और अगर मैंने मना किया तो? मैंने बिना डरे उसकी आंखों में देखा और कहा, तो यह सामान इसी मुख्य द्वार से बाहर फेंक दिया जाएगा। कबीर ने अचानक मुस्कुराकर एक मीठी लेकिन खतरनाक धमकी दी, तुम्हें पता है ना
कि यह किसकी शादी है। एक फोन करूंगा और तुम्हारी यह नौकरी पल भर में छिन जाएगी। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। मेरी नौकरी मेरे कर्मचारियों की सुरक्षा करना है और आपकी यह शादी यहां तभी तक टिकेगी जब तक आप तमीज के दायरे में रहेंगे। आशना ने मलिक की तरफ घूरते हुए कहा, इस आदमी से कहो कि मुझे घूरना बंद करे। तुम लोगों को तमीज नहीं है क्या? वहां मेरी एक सफाई कर्मचारी मीना भी खड़ी थी। उसका काम खत्म हो चुका था, लेकिन इन घमंडी मेहमानों की वजह से उसे रोक लिया गया था। मीना के चेहरे पर खौफ था, लेकिन वह मजबूर होकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो उसके बच्चों की रोटी छिन जाएगी। मैंने उस खौफ को देखा और उसी पल मेरे भीतर सब कुछ स्पष्ट हो गया। ये लड़ाई सिर्फ मेरे अतीत के प्रतिशोध की नहीं थी। ये लड़ाई उस रेखा को खींचने की थी ताकि कल किसी और गरीब मीना को किसी अमीर आशना के सामने अपने स्वाभिमान का गला न घोंटना पड़े। बक्सों की जांच हुई और आशना जाते जाते मुझे एक अंतिम धमकी दे गई। शादी वाले दिन तुम मुझे कहीं दिखनी नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी डायरी में समय और घटना का पूरा विवरण दर्ज कर लिया। अगले कुछ दिनों में उनका अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। हल्दी के दिन की बात है। मीना मेहमानों के लिए शीशे के गिलासों की ट्रे लेकर जा रही थी। अचानक आशना की एक रिश्तेदार ने मीना को जोर से धक्का दे दिया और झिड़कते हुए बोली, अंधी हो क्या? यह रास्ता हमारे लिए है, तुम नौकरों के लिए नहीं। धक्के की वजह से मीना के हाथ से ट्रे फिसल गई और एक गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। किसी को खरोंच तक नहीं आई, लेकिन मीना का चेहरा सफेद कागज की तरह पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। गरीब लोग अक्सर यही करते हैं, वे अपने आंसुओं को अपने ही गले में घोंट लेते हैं ताकि उनकी गरीबी का तमाशा न बने। आशना तुरंत वहां आ धमकी और उसने मीना की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अब इस नुकसान का सारा पैसा तुम्हारी पगार से कटेगा। तुम लोगों को इसी भाषा में समझ आता है। मेरे सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका था। मैंने मीना के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही शांत लेकिन खौफनाक स्वर में कहा, तुम जाओ मीना, पानी पी लो, तुम्हारी पगार से एक पाई भी नहीं कटेगी। आशना ने मेरी तरफ घूरते हुए दांत पीस कर कहा, यह फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं वो हूं जिसके फैसलों पर आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। उसी रात मुझे सुरक्षा कैमरों में कुछ ऐसा दिखा जिसने इस पूरी शादी की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए। कबीर खन्ना कुछ संदिग्ध बक्सों को पिछले दरवाजे से बिना सुरक्षा जांच के अंदर ले जाने का प्रयास कर रहा था। उनका कर विवरण, टैक्स नंबर भी फर्जी था। वे लोग किसी गैर कानूनी गतिविधि को इस शाही शादी की एड में अंजाम दे रहे थे। मैंने तुरंत अपने वकील को फोन किया और होटल के अनुबंध का वह पन्ना निकाला जिसमें साफ लिखा था कि सुरक्षा से खिलवाड़ और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार होने पर आयोजन को तुरंत रद्द किया जा सकता है। शादी से ठीक एक दिन पहले संगीत की रात थी। पूरा हॉल जगमगा रहा था और मेहमानों की भीड़ शराब और संगीत के नशे में झूम रही थी। राघव पहली बार मेरे पास आया। वह बहुत धीरे से बोला, तुम तुम यहाँ कैसे? उसके लहजे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि एक अधिकार था, जैसे वह पूछ रहा हो कि तुम मेरी इस शानदार दुनिया में कैसे आ गई। मैंने अत्यंत कठोरता से कहा, मैं यही हूं हमेशा से। वह कुछ और बोलने ही वाला था कि पीछे से आशना की चीखने की आवाज आई। तभी मेरे पास सूचना आई कि कबीर खन्ना और उसके गुंडे मुख्य हॉल के दरवाजे को अंदर से बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। होटल के नियमों के अनुसार किसी भी आपातकालीन द्वार को बंद करना सख्त मना है। यह सीधा सुरक्षा का उल्लंघन था। मैं अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ उस दरवाजे पर पहुंची। वहां कबीर का एक आदमी दरवाजे का ताला बदल रहा था। मैंने फौलादी आवाज में कहा, रुक जाओ, यह दरवाजा बंद नहीं होगा। कबीर वहां आ गया और उसने धौंस जमाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे निजी कार्यक्रम में दखल देने की? मैं तुम्हारा यह होटल बंद करवा दूंगा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, यह दखल अंदाजी नहीं, सुरक्षा का नियम है। और रही बात होटल बंद करवाने की, तो आज रात आप खुद यहां से बेदखल होने वाले हैं। आशना भी पीछे से भड़कती हुई आ गई। क्या तमाशा है यह? मेरी शादी है। तुम नौकरों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? आशना ने गुस्से में आगे बढ़कर मेरे सुरक्षाकर्मी मलिक को जोर से धक्का दे दिया। मलिक पीछे की तरफ गिरा, लेकिन संभल गया। उस एक धक्के ने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। अब यह सिर्फ बहस नहीं थी,
यह एक सीधा अपराध था। मैंने अपना फोन निकाला और अपने वकील को लाउडस्पीकर पर डाल दिया। मैडम, वकील की आवाज गूंजी, यदि कर्मचारियों पर हमला होता है और सुरक्षा नियमों को तोड़ा जाता है, तो आपको इसी वक्त पूरा आयोजन रद्द करने का कानूनी अधिकार है। कबीर का अहंकार अब टूट रहा था। उसने चिल्लाते हुए पूछा, यह कौन है? मैंने पूरी गरिमा और सत्ता के साथ उत्तर दिया, यह मेरे होटल का कानूनी सलाहकार है। आशना ने घबराकर राघव का हाथ पकड़ लिया और बोली, राघव कुछ करो, ये लोग मेरी शादी बर्बाद कर रहे हैं। और तब उस कायर राघव ने अपना असली चेहरा दिखाया। वह मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा, वर्तिका प्लीज ऐसा मत करो, हम समझौता कर लेते हैं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? समझौता? जैसे मेरी इज्जत, मेरे कर्मचारियों का स्वाभिमान और मेरे अस्तित्व की कोई कीमत लगाई जा सकती हो। मैंने उसे ऐसी नजर से देखा जैसे वह कोई रेंगने वाला कीड़ा हो। मैं स्वाभिमान का सौदा नहीं करती राघव, मैं सिर्फ नियम निभाती हूं। मैंने अपनी प्रबंधक श्रेया की तरफ देखा और एक ही आदेश दिया, आयोजन को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दो, सुरक्षा अलार्म सक्रिय करो। श्रेया ने अपने टैबलेट का बटन दबाया और उसी पल पूरे हॉल का संगीत भयानक तरीके से बंद हो गया। जगमगाती हुई सारी रोशनियां बुझ गईं और केवल लाल रंग की आपातकालीन लाइटें चालू हो गईं। आशना पागलों की तरह चीखने लगी, यह तुमने क्या किया? यह तुम्हारा बदला है। मैंने बहुत ही शांत और बर्फीले स्वर में जवाब दिया, यह बदला नहीं है आशना, यह नीति है, और नीतियां तुम्हारे बाप के पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। चंद मिनटों में ही पुलिस और स्थानीय सुरक्षा अधिकारी सादे कपड़ों में वहां पहुंच गए। कबीर और आशना का सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया जब पुलिस ने उन सीलबंद बक्सों को खोलने का आदेश दिया। उन बक्सों में गैरकानूनी सामान था जिसे वे शादी की एड में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस अधिकारी ने सख्त लहजे में कहा, यह आयोजन अब एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको इसी वक्त यह जगह खाली करनी होगी। कबीर, जो कुछ देर पहले तक पूरे होटल को बंद करवाने की धमकी दे रहा था, अब पुलिस के सामने चूहों की तरह कांप रहा था। राघव का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ चुका था। वह जान चुका था कि उसने किस हीरे को ठुकराकर किस पत्थर को चुना है। वह शादी, जो उनके अहंकार, सत्ता और नीचता का प्रतीक थी, उसी रात उनके अपने ही कर्मों के बोझ तले ढह गई। रात के अंतिम प्रहर में जब वे लोग अपना सामान समेटकर अपमान का जहर पीते हुए वहां से बेदखल हो रहे थे, तब पूरा स्टाफ एरिया जाग रहा था। वे थके हुए थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर एक अलग सा तेज था, एक ऐसा सम्मान जो उन्होंने शायद जीवन में पहली बार महसूस किया था। मीना धीरे धीरे मेरे पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह अपना सिर ऊंचा करके खड़ी थी। उसने रुंधे हुए गले से कहा, मैडम, मुझे लगा था कि आज मेरी नौकरी चली जाएगी। मैंने उसके आंसू पोंछे और बहुत प्यार से कहा, नहीं मीना, आज तुमने अपनी नौकरी नहीं बचाई है, आज तुमने अपने स्वाभिमान की सीमा बचाई है। उस शाम मैंने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया। कोई लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा कि आज से आप सबका वेतन दोगुना कर दिया गया है। मीना फूट फूट कर रोने लगी और उस दिन मेरे कर्मचारियों ने पहली बार बिना किसी डर के खुलकर सांस ली। रात को जब सब शांत हो गया, मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर समंदर की लहरों को देख रही थी। हवा में अब भी वही नमी थी, लेकिन मेरे भीतर बरसों से बैठा वह भारीपन हमेशा के लिए खत्म हो चुका था, क्योंकि मैंने उस जगह पर खड़े होकर उनकी सत्ता को चुनौती दी थी, जहां अक्सर गरीब और बेबस लोग मजबूरी में अपने घुटने टेक देते हैं। सत्ता, दौलत और अहंकार चाहे कितने भी ऊंचे क्यों ना हो जाएं, सच्चाई और स्वाभिमान की एक ठोकर उन्हें पल भर में खाक में मिला सकती है।